कुछ साल पहले ना दुनिया के सबसे मशहूर फिल्म समीक्षकों में से एक थे रॉजर एबर्ट। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। उनकी सर्जरी के बाद शायद स्थिति बहुत खराब हो गई थी, है ना? बिल्कुल, बहुत ही दर्दनाक स्थिति थी। मतलब उन्हें अपनी आवाज हमेशा के लिए खोनी पड़ी। उनके जबड़े का एक हिस्सा निकालना पड़ा था सर्जरी में। बाप रे, एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी पहचान, मतलब उसका पूरा करियर ही टीवी पर बोलने और बहस करने पर टिका हो, उसके लिए तो ये सब खत्म होने जैसा होगा। वही तो, किसी भी सामान्य स्थिति में ये एक करियर का अंत ही माना जाता। लोग अक्सर ऐसी हालत में एकांत में चले जाते हैं, छुप जाते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, कोई भी हार मान लेगा। लेकिन एबर्ट ने हार नहीं मानी। अपने विचारों को तिजोरी में बंद करने के बजाय उन्होंने इंटरनेट का सहारा लिया। उन्होंने टाइप करना शुरू किया। अच्छा, तो उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी? बिल्कुल, उन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की और हर दिन हजारों शब्द लिखे। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या हुई? क्या? इंटरनेट पर उन्हें अपनी असली आवाज वापस मिल गई। मतलब पहले से कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा स्पष्ट। अरे वाह, ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, उनका जीवन इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि अगर कोई अपने विचारों को, अपनी प्रक्रिया को दुनिया के सामने रखने की हिम्मत नहीं जुटाता तो उसका वजूद मिटने लगता है। एकदम सही बात है। और मुझे लगता है आज की हमारी इस नई गहन चर्चा का जो मुख्य विषय है वो भी कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल। आज हम ऑस्टिन क्लेयन की बहुत ही प्रसिद्ध किताब है शो योर वर्क, उसके अंशों पर चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इस डिजिटल युग में अपना काम ऑनलाइन साझा करने के क्या मायने हैं। हाँ, और देखा जाए तो पारंपरिक सोच हमेशा से यही रही है कि जब तक आप किसी काम में पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक्सपर्ट ना बन जाएं, तब तक उसे दुनिया को मत दिखाइए। हाँ, बचपन से ही पर सिखाया जाता है कि जब तक मास्टरपीस तैयार ना हो जाए उसे अंधेरे कमरे में ताले में बंद रखो। मतलब गलतियां करना बुरी बात है ना? लेकिन आज की इस चर्चा में हम यही विश्लेषण करेंगे कि कैसे एक पेशेवर या एक्सपर्ट की तुलना में एक नौसिखिए के पास, मतलब एक एमेच्योर के पास ऑनलाइन दुनिया में कहीं ज्यादा फायदे होते हैं। एक मिनट, नौसिखिए के पास ज्यादा फायदे होते हैं? ये तो सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। हाँ, लगता है, लेकिन सच यही है। और हम ये भी देखेंगे कि उत्कृष्ट परिणामों की जगह अपनी कच्ची प्रक्रिया को सार्वजनिक करने से कैसे एक बहुत ही मजबूत और सहयोगी समुदाय बनता है। तो इस डर को या इस पुरानी सोच को तोड़ने की शुरुआत कहाँ से करें? ये तो हमारे समाज में बहुत गहराई तक बैठी हुई है। इसके लिए हमें सबसे पहले एक बहुत पुरानी सोच को तोड़ना होगा, जिसे अकेले जीनियस का मिथक या द मिथ ऑफ द लोन जीनियस कहते हैं। अच्छा, ये लोन जीनियस क्या है? देखिए, सदियों से हमें इतिहास कुछ इस तरह से पढ़ाया गया है कि महान विचार बस एकांत में पैदा होते हैं। एक तस्वीर सी बन गई है दिमाग में कि कोई महान वैज्ञानिक अपनी लैब में बिल्कुल अकेला काम कर रहा है। हाँ, दुनिया से कटा हुआ, और अचानक बूम, उसके दिमाग में एक बिजली कौन देती है और एक महान आइडिया आ जाता है। बिल्कुल, जैसे मोजार्ट या आइंस्टाइन ने बिना किसी बाहरी मदद के किसी जादुई प्रेरणा से सब कुछ बना दिया। लेकिन ये सोच रचनात्मकता को बहुत ही असामाजिक बना देती है। सही कहा। ये सोच तो आम इंसान को ऐसा महसूस कराती है कि जैसे रचनात्मकता सिर्फ कुछ गिने चुने सुपर ह्यूमन लोगों की जागीर है और हमारा काम, मतलब बाकी दुनिया का काम, बस उनके काम पे तालियां बजाना है। और यही इस मिथक का सबसे बड़ा नुकसान है। ये लोगों को कुछ भी नया करने से डराता है, लेकिन असलियत कुछ और है। तो असलियत क्या है? मशहूर संगीतकार ब्रायन ईनो ने इस लोन जीनियस वाली बात को पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने एक नया विचार दिया जिसे वो सीनियस कहते हैं, SCENIUS। सीनियस, ये जीनियस शब्द से ही बनाया गया? हाँ, ये जीनियस का ही एक सामूहिक रूप है। इनो कहते हैं कि अगर आप इतिहास को ध्यान से देखें तो महान विचार कभी भी शून्य से नहीं आते। मतलब हवा में से प्रकट नहीं होते? बिल्कुल नहीं, वे हमेशा कलाकारों और विचारकों के एक पूरे नेटवर्क से, एक समूह से पैदा होते हैं। इसे आप प्रतिभा की पारिस्थितिकी कह सकते हैं। अच्छा, जहाँ लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ, एक सीनियस में लोग एक दूसरे का काम देखते हैं, समर्थन करते हैं, नकल भी करते हैं और खुलेआम एक दूसरे के आइडियाज चुराकर उसमें अपना कुछ नया जोड़ देते हैं। ये तो अगर इसे एक उदाहरण से समझें
तो लोन जीनियस का मिथक कुछ ऐसा है जैसे कोई कह रहा हो कि एक बहुत बड़ा हरा भरा पेड़ हवा में बिना मिट्टी और पानी के अचानक से उगाया है। पुण्य में नहीं होती। और अगर हम आज के जमाने की बात करें तो इंटरनेट इतिहास का सबसे बड़ा सीनियस है। हाँ, ये तो है, एक ऐसा बगीचा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस इंटरनेट वाले सीनियस में कोई दरबान नहीं है, कोई गेटकीपर नहीं है। सही बात है। पहले के समय में तो प्रकाशक या गैलरी वाले ही तय करते थे कि दुनिया किसका काम देखेगी। हाँ, बट लेकिन आज कोई भी मंच पर आ सकता है। आपको किसी महंगी डिग्री या पहले से मशहूर होने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक फोन और इंटरनेट चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जब ये मंच इतना खुला है, सबके लिए है, तो इस खुले मैदान में सबसे ज्यादा फायदा किसे मिल रहा है? आपको क्या लगता है? मतलब सहज बुद्धि तो यही कहती है कि जो लोग दशकों से अपने फील्ड के दिग्गज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वही इस इंटरनेट रूपी सीनियर्स पर राज करेंगे। और यहीं पर ये दर्शन सबसे बड़ा विरोधाभास सामने लाता है। क्या मतलब? हैरानी की बात यह है कि इस खुली दुनिया में पेशेवरों या एक्सपर्ट्स से कहीं ज्यादा फायदा नौसिखियों को होता है, यानी एमेचर्स को। एक मिनट, नौसिखियों को? लेकिन ये बात तो लॉजिक के हिसाब से थोड़ी अजीब लग रही है। कैसे? मतलब दुनिया तो हमेशा परफेक्शन को और विशेषज्ञता को ही इनाम देती है ना। एक नौसिखिए के पास ऐसा क्या फायदा हो सकता है जो एक अनुभवी पेशेवर के पास नहीं है? इसके लिए ना हमें एमेचर शब्द के इतिहास में जाना होगा। ये शब्द फ्रांसीसी भाषा से आया है और इसका मूल अर्थ होता है प्रेमी या लवर। अच्छा, प्रेमी, काम का प्रेमी। हाँ, इसका मतलब है वो इंसान जो किसी काम को शोहरत, पैसे या करियर के दबाव में नहीं करता। वो बस उस काम से प्यार करता है, इसलिए करता है। ओहो, अब मैं समझ रहा हूँ। समय तक जीवित ही नहीं रहते कि कुछ और बन सके। क्या बात है, बहुत गहरी बात है। और नौसिखियों का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। हाँ, उनकी कोई बनी बनाई इमेज नहीं होती जिसके टूटने का उन्हें हर पल डर लगा रहे। बिल्कुल, जबकि विशेषज्ञ अपनी ही प्रतिष्ठा के कैदी बन जाते हैं। सही कहा। वो कुछ भी नया या अजीब करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग कहेंगे, अरे इतने बड़े एक्सपर्ट होकर ये कैसी बचकानी गलती कर दी। एकदम सही। ज़ेन बौद्ध धर्म में भी शुनुरयु सुजुकी का एक बहुत गहरा विचार है जिसे शुरुआती दिमाग या बिगिनर्स माइंड कहते हैं। वो क्या है? उनका कहना था कि एक शुरुआती व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट के दिमाग में बहुत कम। क्योंकि एक्सपर्ट को लगता है उसे सब पता है। हाँ, एक नौसिखिया ना अनिश्चितता को खुशी खुशी अपना लेता है। उसे पता ही नहीं होता कि क्या नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अक्सर उन रास्तों पर निकल पड़ता है जहां एक विशेषज्ञ जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मुझे यहाँ संगीत की दुनिया का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण याद आ रहा है। जॉन लेनन का नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ बिल्कुल, बीटल्स वाले हैं। हाँ, उन्होंने एक बार कहा था, मैं एक कलाकार हूँ, मुझे एक ट्यूबा दे दो और मैं उसमें से भी कुछ न कुछ धुन निकाल ही लूंगा। क्या बात है, मतलब उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उन्हें वो वाद्य यंत्र बजाना आता है या नहीं। बिल्कुल नहीं। और रेडियोहेड बैंड के जो थॉम यॉर्क हैं या टॉम वेट्स, वो भी अक्सर जानबूझकर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स उठाते हैं जिन्हें वे बजाना नहीं जानते। तो वो जानबूझकर खुद को एक नौसिखिए की स्थिति में डाल देते हैं। हाँ, ताकि उनका काम बासी ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए और उन्हें नई धुनें मिल सकें। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है रचनात्मकता को जिंदा रखने का। लेकिन इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि हम लोग नौसिखियों को इतना पसंद क्यों करते हैं। अच्छा, वो क्या कारण है? लेखक डेविड फॉस्टर वैलिस ने बताया था कि लोग असल में एक सामान्य व्यक्ति को किसी विषय पर गहराई से सोचते और संघर्ष करते हुए देखना पसंद करते हैं। मतलब उन्हें किसी को मेहनत करते हुए देखना अच्छा लगता है। हाँ, नौसिखियों का जो कच्चा उत्साह होता है ना, वो बहुत संक्रामक होता है, कंटेजियस होता है। जब कोई इंसान बिना डरे पूरे जुनून के साथ कुछ नया सीख रहा होता है और अपनी गलतियां नहीं छुपाता, तो वो देखने वालों की हिचकिचाहट भी कम कर देता है। ये बात तो सच है, लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक चुनौती भी तो है। कैसी चुनौती? मान लीजिए कोई इंसान कोई नई कोडिंग भाषा सीख रहा है या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है। अगर वो अपनी गलतियों को, अपनी नासमझियों को सरे काम इंटरनेट पर डालता है, तो क्या इससे उसकी छवि एक मूर्ख या अक्षम इंसान की नहीं बन जाएगी? ये डर बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि प्रोफेशनल दुनिया में तो हर कोई खुद को परफेक्ट ही दिखाना चाहता है ना। बिल्कुल, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है।
परफेक्शन एक भ्रम है जो लोगों को आपसे दूर करता है, जबकि आपकी भेद्यता, आपकी वल्नरेबिलिटी लोगों को आपसे जोड़ती है। अच्छा, तो लोग कमियों से जुड़ते हैं? हाँ, और शिक्षा के मामले में भी एक नौसिखिया अक्सर एक विशेषज्ञ से कहीं बेहतर शिक्षक साबित होता है। C.S. लुइस का मानना था कि एक सहपाठी दूसरे सहपाठी को मास्टर से बेहतर समझा सकता है। एक मिनट, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब एक मास्टर के पास तो ज्ञान का पूरा भंडार होता है ना, वो बेहतर क्यों नहीं समझा सकता? इसे ज्ञान का अभिशाप या कर्स ऑफ नॉलेज कहते हैं। अच्छा, होता क्या है कि एक एक्सपर्ट उन शुरुआती मुश्किलों को बहुत पहले पार कर चुका होता है। उसके दिमाग में बेसिक चीजें इतनी स्वचालित हो चुकी होती हैं कि वो भूल जाता है कि शुरुआत में कोई चीज कितनी कठिन लगती थी। ओ, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। जब मुझे कोई चीज बहुत अच्छे से आती है तो मुझे समझ नहीं आता कि सामने वाले को ये इतनी छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आ रही। बिल्कुल, लेकिन एक नौसिखिया अभी अभी उस समस्या से गुजरा है, उसे वो दर्द, वो कंफ्यूजन सब ताजा याद होता है। हाँ, और उसे उस दर्द का समाधान भी याद होता है। इसलिए वो उसी भाषा में समझा सकता है जो एक दूसरे शुरुआती इंसान को समझ में आए। ये तो बहुत ही तार्किक विश्लेषण है, लेकिन यहाँ कहानी का रुख एक नए सवाल की तरफ मुड़ता है। कौन सा सवाल? अगर नौसिखियों के पास दिखाने के लिए कोई मास्टरपीस नहीं है, अगर उनके पास कोई तैयार प्रोडक्ट नहीं है, तो सवाल यह है कि वो इंटरनेट पर साझा क्या करें? सही सवाल है। मतलब एक खाली कैनवास तो कोई दुनिया को नहीं दिखा सकता ना। यहीं से कला और काम को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। वे परिणाम नहीं दिखाते, वे अपना प्रोडक्ट नहीं दिखाते, वे अपनी प्रक्रिया दिखाते हैं, अपनी प्रोसेस। हाँ, पारंपरिक रूप से कला को हमेशा एक संज्ञा यानी एक नाउन के रूप में देखा गया है, जैसे एक तैयार पेंटिंग, छपी हुई किताब या कोई सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, लोग तो फाइनल चीज ही देखना चाहते हैं। लेकिन क्लियोन कहते हैं कि काम को एक क्रिया या वर्ब के रूप में देखना चाहिए। मतलब पेंटिंग करने का संघर्ष, लिखने की उधेड़बुन या कोड में बग्स ढूंढने की हताशा। लेकिन पहले के लोग तो ऐसा नहीं मानते थे ना। बिल्कुल नहीं। एडगर एलन पो जैसे पुराने विचारकों का तो सख्त मानना था कि निर्माण की प्रक्रिया को बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए। हाँ, मतलब सब कुछ एक जादू की तरह दिखना चाहिए। दर्शकों को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि एक कलाकृति के पीछे कितना पसीना बहा। सही कहा। लेकिन आज के डिजिटल युग में लोग पर्दे के पीछे की सच्चाई देखने के लिए बेताब रहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि सॉसेज कैसे बनता है। हाँ, आज तो प्रक्रिया खुद एक बहुत कीमती कंटेंट बन गई है। इसका एक बहुत ही शानदार और एकदम असली उदाहरण है अंतरिक्ष यात्री क्रिस हैडफील्ड का। अरे हाँ, वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाले। हाँ, जो वहां के कमांडर थे। कुछ साल पहले की बात है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बजट में भारी कटौती हो रही थी और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को जनता के सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया? तब हैडफील्ड ने अंतरिक्ष से सिर्फ आकाशगंगाओं की तस्वीरें नहीं भेजी। उन्होंने तो अपनी दिनचर्या ही साझा करना शुरू कर दी थी ना। मैंने उनके वीडियो देखे हैं। जी हाँ, उन्होंने अंतरिक्ष में इंसान के दिन प्रतिदिन के संघर्षों को दिखाना शुरू किया कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में दाढ़ी कैसे बनाते हैं। और वो रोने वाला वीडियो कि वहां अगर कोई रोता है तो आंसू गालों पर नीचे गिरने के बजाय चेहरे पर एक बुलबुले की तरह कैसे तैरते रहते हैं। हाँ, और सैंडविच कैसे बनाते हैं हवा में उड़ते हुए। वो सच में कमाल था। उन्होंने उस चमचमाते स्पेस स्टेशन को एक आम इंसान के रहने की जगह के रूप में दिखा दिया और रातों रात वे इंटरनेट पर छा गए। तो मतलब लोगों ने उन दूर के तारों से ज्यादा उस इंसान की प्रक्रिया से जुड़ाव महसूस किया। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी फिल्म के बिहाइंड द सीन्स देखते हैं या वो ब्लूपर रील देखते हैं ना फिल्म के अंत में। हाँ, वो तो सबको बहुत पसंद आती है। कई बार तो हमें मुख्य फिल्म से ज्यादा मजा इस बात में आता है कि कलाकार सीन करते हुए कैसे हंसे, उन्होंने अपने डायलॉग कैसे गलत बोले, वो कैसे लड़खड़ाए। सही बात है। क्योंकि जब हम उस परफेक्शन के पीछे की मेहनत और गलतियों को देखते हैं तो वो चीज उन्हें हमारे जैसा एक आम इंसान बना देती है। और ये हमें एहसास दिलाती है कि सफलता कोई जादू नहीं है, बल्कि लगातार की गई कोशिशों का ही नतीजा है। बिल्कुल। तो इस प्रक्रिया को जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए? इसके लिए ना दैनिक प्रेषण या डेली डिस्पैच का विचार दिया गया है। दैनिक प्रेषण मतलब रोज कुछ भेजना? हाँ,
इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 10 साल तक गुफा में बंद होकर काम करें और फिर एक दिन अचानक दुनिया के सामने अपना पूरा काम रख दें। तो फिर क्या करना चाहिए? इसके बजाय हर दिन अपनी प्रक्रिया का एक छोटा सा कच्चा हिस्सा साझा करना चाहिए। जैसे कि किसी पेंटिंग का एक रफ स्केच या किसी कहानी का कोई अधूरा सा पैराग्राफ। हाँ, या फिर आपके रिसर्च नोट्स या कोई ऐसा प्रयोग जो पूरी तरह से फेल हो गया हो। मतलब अपनी फेलियर्स भी दिखाएं। बिल्कुल। दिन के अंत में बस ये सोचें, आज मैंने क्या नया सीखा, आज किस मुश्किल का सामना किया, और फिर उसे शेयर कर दें। तो ये एक तरह से अपने ही काम की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाने जैसा हो गया। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी भी बरतनी है। वो क्या? अपनी प्रक्रिया साझा करने का मतलब ये नहीं है कि लोग अपनी निजी जिंदगी की हर फालतू बात इंटरनेट पर डाल दें। हाँ, कि आज मैंने खाने में क्या खाया या मेरी बिल्ली क्या कर रही है। हाँ बिल्कुल। इसके लिए ना एक सो वॉट टेस्ट लेना चाहिए। मतलब तो क्या टेस्ट? ये सो वॉट टेस्ट कैसे काम करता है? कुछ भी पोस्ट करने से पहले खुद से ये पूछना चाहिए कि जो चीज मैं इंटरनेट पर डाल रही हूँ उसका मकसद क्या है। अच्छा, मतलब क्या ये किसी के लिए मददगार है? हाँ, क्या ये किसी को प्रेरित कर सकती है, या कम से कम क्या ये मनोरंजक है? अगर जवाब नहीं है तो वो सिर्फ शोर बढ़ाना है और कुछ नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उद्देश्य प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करना होना चाहिए, ना कि अपनी ही तारीफ में खो जाना। बिल्कुल। ये तो बहुत स्पष्ट सीमा हो गई। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति इस सो वॉट टेस्ट को पास करते हुए लगातार अपनी कच्ची प्रक्रिया, अपनी गलतियां रोज साझा कर रहा है, तो इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? ये सब मेहनत जा कहां रही है? इसका अंतिम और सबसे खूबसूरत परिणाम है एक समुदाय का निर्माण, एक कम्युनिटी बनना। कम्युनिटी? वो कैसे? जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से सीखता है और जो कुछ भी वो सीख रहा है वो दूसरों को सिखाता है, तो वो समान विचारधारा वाले लोगों को अपनी ओर चुंबक की तरह खींचता है। अच्छा, मतलब जो लोग वैसी ही चीजें पसंद करते हैं वो जुड़ने लगते हैं। हाँ, अपनी सीखी हुई चीजों को दूसरों को सिखाना एक बहुत बड़ी ताकत है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है टेक्सास का मशहूर फ्रैंकलिन बारबेक्यू। अरे हाँ, फ्रैंकलिन बारबेक्यू, जहां लोग बेहतरीन मांस खाने के लिए सुबह तड़के से ही घंटों लंबी लाइनों में खड़े रहते हैं। वही, आपको पता है उस रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं वो अपने बारबेक्यू पकाने के सारे रहस्य, मतलब किस तापमान पर पकाना है, कौन से मसाले डालने हैं, लकड़ी कौन सी इस्तेमाल करनी है। हाँ, मैंने देखा है वो इस सब कुछ खुशी खुशी YouTube पर दुनिया को सिखाते हैं। बिल्कुल। वे प्रतिस्पर्धा से छुपने के बजाय प्रतिस्पर्धा को आउटटीच करने में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि अपने कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा ज्ञान बांटना ही सबसे अच्छी रणनीति है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? जो कोई भी बिजनेस या मार्केटिंग समझता है वो तो यही कहेगा ना कि ये पूरी तरह से व्यावसायिक आत्महत्या है, मतलब बिजनेस सुसाइड। ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना कोड दुनिया को दे दे, या कोई शेफ अपनी सीक्रेट रेसिपी इंटरनेट पर डाल दे, तो लोग उनके पास क्यों आएंगे? सही पॉइंट है। कोई भी कॉम्पिटिटर बस उस रेसिपी को कॉपी करेगा और उनके ठीक सामने अपनी दुकान खोल लेगा। क्या ज्ञान बांटने से इंसान खुद अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा? ये डर बहुत ही स्वाभाविक है और पहली नजर में सही भी लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो तंत्र है, जो मैकेनिज्म है, वो कुछ और ही कहानी कहता है। वो कैसे? देखिए, जानकारी और ज्ञान इंटरनेट पर मुफ्त हो सकते हैं, लेकिन निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन मुफ्त नहीं है। अच्छा, मतलब करना आसान नहीं है? बिल्कुल। जब फ्रैंकलिन दुनिया को बताते हैं कि उन्हें वो बेहतरीन स्वाद लाने के लिए सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, घंटों तक आग के तापमान को एक समान रखना पड़ता है और धुएं में अपनी आंखें जलानी पड़ती हैं, तो लोगों को समझ आता है कि इसके पीछे कितनी भयंकर मेहनत है। हाँ, लोग रेसिपी तो जान जाते हैं, लेकिन हर कोई सुबह 4 बजे उठकर वो मेहनत नहीं कर सकता। यानी प्रक्रिया दिखाने से ग्राहक को प्रोडक्ट की असली कीमत और उसकी मेहनत का एहसास होता है। वो सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि उस क्राफ्ट के सम्मान में पैसे देते हैं। एकदम सटीक विश्लेषण। और प्रसिद्ध लेखक क्रिस्टोफर हिचिन्स का एक विचार यहाँ बहुत काम आता है। उन्होंने क्या कहा था? उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति अपना ज्ञान बांटता है तो उसके काम का मूल्य कम नहीं होता, बल्कि समाज में उसका सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। ये बात तो है, लोग इज्जत ज्यादा करते हैं। और हिचिन्स ये भी कहते थे कि अपना काम दुनिया के सामने रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके बदले में आपको जीवन भर के लिए मुफ्त शिक्षा मिलती है। एक मिनट,
ये कैसे हो सकता है? मतलब जो इंसान खुद सिखा रहा है उसे मुफ्त शिक्षा कैसे मिल रही है? क्योंकि जब आपका काम सार्वजनिक होता है तो लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, फीडबैक देते हैं। अच्छा, लोग कमेंट्स में बताते हैं? हाँ, वे ऐसी किताबें या सोर्सेज सजेस्ट करते हैं जो शायद आपको कभी ना मिलते। वे रचनात्मक आलोचना करते हैं, आपकी गलतियां सुधारते हैं। मतलब जो व्यक्ति दुनिया को सिखा रहा होता है वो असल में एक बहुत बड़ी ग्लोबल ऑडियंस से लगातार खुद भी सीख रहा होता है। बिल्कुल, और शायद इसी खुलेपन के कारण लोगों को अपने असली साथी भी मिलते हैं। असली साथी, इस दर्शन में उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपने नकल बोलर्स खोजना। नकल बोलर्स, ये बेसबॉल वाला टर्म है ना? हाँ, बेसबॉल के खेल में ना नकल बॉल एक बहुत ही अजीब, अप्रत्याशित और दुर्लभ तरह की पिच होती है। मतलब एक खास तरह की गेंद जिसे फेंकना और पकड़ना दोनों ही बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। तो एक नकल बॉल फेंकने वाले पिचर को एक ऐसा खास कैचर चाहिए होता है जो उस अजीब गेंद को समझ सके और पकड़ सके। ओ, मैं समझ गया। तो जीवन में भी हम सबकी अपनी कुछ अजीब रुचियां होती हैं, अजीब जुनून होते हैं। नेट पर उठाता है तो वो असल में इस पूरी दुनिया की भीड़ में अपने उन गिने चुने निकल बॉलर्स की तलाश कर रहा होता है जो उसके जुनून को उसी गहराई से समझते हैं। यानी इंटरनेट एक तरह का रडार है। जब आप कोई सिग्नल भेजते हैं तो वही लोग वापस जुड़ते हैं जो उसी फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण दिया आपने। और ये जो कनेक्शन है ना, ये सिर्फ ऑनलाइन दुनिया तक सीमित नहीं रहता। हाँ, लोग ऑफलाइन भी तो मिलते हैं। बिल्कुल, ये ऑनलाइन पहचान धीरे धीरे ऑफलाइन दुनिया में भी उतर आती है। लोग किसी कैफे में मिलते हैं, सम्मेलनों में मिलते हैं, एक दूसरे के आइडियाज पर चर्चा करते हैं। और यहीं से एक असली जीवंत सीनियर्स जन्म लेता है, जहां से हमने शुरुआत की थी। हाँ, ये एक पूरा चक्र है जो खुद को दोहराता है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो आज हमने जो कुछ भी विश्लेषण किया है वो सिर्फ लेखकों या चित्रकारों तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हर किसी के लिए है। हाँ, ये हर उस इंसान के लिए बहुत प्रासंगिक है जो आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में काम कर रहा है। मतलब तकनीक और एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतनी तेजी से बदल रही है कि कल का जो एक्सपर्ट था वो आज के नए सॉफ्टवेयर के सामने पल भर में नौसिखिया बन जाता है। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पकड़ी है। हम सब किसी न किसी स्तर पर हमेशा नौसिखिए ही रहेंगे। इसलिए अपनी बनी बनाई छवि के टूटने का डर हमें छोड़ना होगा और डरे बना अपनी प्रक्रिया साझा करनी होगी, अपनी आवाज का इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि जैसा कि रॉजर एबर्ट की कहानी ने हमें शुरुआत में सिखाया कि अगर कोई अपनी आवाज का इस्तेमाल नहीं करेगा तो इस विशाल दुनिया में वो अनसुना रह जाएगा। बिल्कुल, परफेक्शन का इंतजार किए बिना अपनी प्रक्रिया दिखाइए और अपना समुदाय खुद बनाइए। रॉजर एबर्ट का जीवन सच में ये साबित करता है कि अपना काम साझा करना कोई अहंकार या कोई मार्केटिंग की चाल नहीं है। तो फिर क्या है? ये अपने अस्तित्व को दर्ज कराने का, इस दुनिया से जुड़े रहने का एक तरीका है। और इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद मेरे मन में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल आ रहा है जिस पर शायद हमारे हर श्रोता को खुद विचार करना चाहिए। वो सवाल क्या है? आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां ज्ञान किसी एक संस्था या मुट्ठी पर लोगों की जागीर नहीं रहा, जहां नौसिखियों का कच्चा उत्साह, बिना डरे की गई उनकी गलतियां और ज्ञान का खुला साझाकरण ही सबसे ज्यादा मूल्यवान बन गया, तो क्या भविष्य में विशेषज्ञ या एक्सपर्ट की वो पुरानी अवधारणा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, मतलब क्या आने वाले समय में अपने ज्ञान को तिजोरी में छुपा कर रखने वाले और सिर्फ परफेक्शन के पीछे भागने वाले उन पारंपरिक विशेषज्ञों की इस समाज में कोई जरूरत ही बचेगी? ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। ज्ञान को छुपाने वाला एक्सपर्ट बनाम ज्ञान को बांटने वाला नौसिखिया, क्या भविष्य सिर्फ उनका है जो अपना अधूरा काम दिखाने की हिम्मत रखते हैं? यही सोचने वाली बात है। हम सभी श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। आज के इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज आप लोगों को कुछ नया देखने और गहराई से सोचने को मिला होगा। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।